सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर आप कैश में लेन देन करते हैं, अगर प्रॉपर्टी खरीद बेच के अंदर कैश में अगर डीलिंग करते हैं तो उस केस में यहां पर क्या प्रावधान दिए गए हैं इनकम टैक्स में। क्या यहां पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है? क्या यहां पर अगर आप कैश में एक लिमिट से ज्यादा अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं प्रॉपर्टी बेचने में, यहां पर अगर आपने कैश रिसीव कर लिया या फिर कैश आपने दिया तो उस केस में बायर और सेलर दोनों पर क्या यहां पर जो है कोई कैश की लिमिट यहां पर रखी गई है? तो वो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो यहां पर आपको रोकता है कैश में आपको डीलिंग करने से। उसी के साथ साथ यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह जानकारी कौन देता है, एंड अगर ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आ जाती है तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस जानकारी से आपको यहां पर कौन सी पेनल्टियां यहां पर लगा सकता है, कौन से सेक्शन यहां पर आप पे लगा सकता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कैश में डील करते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद बेच करी और कैश में यहां पर रिसीव कर लिया पैसा, तो उस केस में आपको यहां पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। यहां पर बताते हैं हम आपको कि क्या आप कैश में डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है 1 जून 2015 को गवर्नमेंट ने यहां पर जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी को रोकने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैश को यहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए रियल सेक्टर के अंदर एक प्रावधान किया है। सेक्शन 269 एसएस के अंदर, सेक्शन 269 एसएस के अंदर यहां पर चेंजेस किए गए और इस सेक्शन के अंदर अगर यहां पर आप जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर जो है कैश में नहीं कर सकते सर, यहां पर लिमिट दी गई है, यहां पर आप 20,000 से ज्यादा यहां पर आप कैश में नहीं दे सकते हैं। यानी आप कैश में कितना दे सकते हैं प्रॉपर्टी पे? 19,999 तक दे सकते हैं। अगर 20,000 या उससे ज्यादा देना है तो आपको यहां पर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या फिर आरटीजीएस या फिर यहां पर ई ट्रांसफर मोड में आपको देना रहेगा। अगर यहां पर आप कैश लिमिट में यहां पर एक्सीड कर जाते तो उस केस में यहां पर आपको पेनल्टी भी लगेगी सर, सेक्शन 271 डी के अंदर, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि यहां पर अगर आप कैश 20,000 से ज्यादा लेते हैं तो उस केस में यहां पर सेलर जो है, जो रिसीव कर रहा है पैसा, उस पर यहां पर पेनल्टी लग जाएगी सर। कितनी पेनल्टी लगेगी? जितना आपने कैश रिसीव किया है 100% पेनल्टी यहां पर आप पे लगने वाली है। उसी के साथ साथ ये पेनल्टी कौन लगाएगा? ज्वाइंट कमिश्नर यहां पर आप पे पेनल्टी लगाने वाला है सेक्शन 271 डी के अंदर। अगर यहां पर आप जो है सेक्शन 269 एसएस को यहां पर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझे तो यहां पर ए है सेलर है और बी है यहां पर बायर। तो सेलर ने अपनी यहां पर प्रॉपर्टी बी को यहां पर बेचने की कोशिश करी है 50 लाख में। अब बी जो है बायर है वो यहां पर पेमेंट किस मोड में कर रहा है? 48 लाख यहां पर जो है चेक में करना चाहता है और 2 लाख यहां पर कैश में करना चाहता है सेलर को। और सेलर अगर यहां पर एक्सेप्ट कर लेता है ये 2 लाख कैश में, तो यहां पर सीधे सीधे यहां पर आपको जो है सेलर को यहां पर पेनल्टी लग जाएगी। सेलर को यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। लेकिन यहां पर अगर सेलर जो है अगर मना कर देता है कि मैं यहां पर 2 लाख एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कैश में सिर्फ 19,999 ही करूंगा, तो उस केस में यहां पर सेलर को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी 50 लाख की है उस केस में यहां पर सेलर को जो है 19,999 से ज्यादा यानी 10,000, 5,000, 15,000 यहां पर सेलर कैश में रिसीव कर सकता है। उसके अलावा यहां पर अगर कैश में रिसीव किया तो यहां पर सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यहां पर नोटिस आ जाएगी सेलर को। उसी के साथ साथ यहां पर बायर को भी नोटिस भेजी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। पर सेलर को जो है पेनल्टी लगा दी जाएगी। पेनल्टी यहां पर 271 डी के अंदर 100% यहां पर पेनल्टी लग सकती है अगर आपने 20,000 से ज्यादा का कैश रिसीव किया है तो सर। अब बात यह आ जाती है जानकारी देने वाला कौन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बिकॉज बायर और सेलर दोनों ही नहीं देने वाले। तो यहां पर कौन जानकारी देगा? तो यहां पर जो रजिस्ट्रार है वो ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने वाला है। अगर आपने यहां पर रजिस्ट्री करवाई है तो यहां पर रजिस्ट्रार को सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां पर जो अमाउंट जो है जो एग्रीमेंट में दिया है रिसीव, वो पूरा का पूरा यहां पर रिसीव हो जाना चाहिए। चाहे पूरा का पूरा 50 लाख भी क्यों ना कैश में रिसीव किया गया, यहां पर रजिस्ट्रार को कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्ट्रार यहां आपकी पूरी जानकारी, पैन कार्ड, एड्रेस और प्रॉपर्टी की सभी डिटेल यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जारी कर देता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर
पर यही देखता है कि अगर आपने 20,000 से ज्यादा का यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है कैश में तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर नोटिस आ जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ पर 20,000 से ज्यादा का अगर कैश है उन सभी को यहाँ पर नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया है और यहां पर जो है पेनल्टियां लगानी स्टार्ट कर दी है। सेक्शन 271D के अंदर यहां पर नोटिस भेजकर पेनल्टी रिकवर करने स्टार्ट कर दी है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो सेलर पे ये लायबिलिटी है कि वो यहां पर 20,000 से ज्यादा का जो कैश है रिसीव ना करें, यानी 19,999 से ज्यादा का कैश रिसीव ना करें, अदरवाइज यहां पर जो है पेनल्टी लग सकती है। आइए समझ लेते हैं कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर नॉन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, दोनों ही यहां पर आपको कवर कर जाता है सेक्शन 269 SS है। यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल दोनों ही कवर करता है। दोनों के केस में यहां पर आपको 19,999 से ज्यादा कैश रिसीव नहीं करना है। उसके अलावा यहां पर कोई लैंड हो, बिल्डिंग हो, शॉप हो, प्लॉट हो, वो भी यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होता है। अगर यहां पर एग्रीकल्चर लैंड या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है वो भी यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर करता है। एग्रीकल्चर के लिए यहां पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, अगर यहां पर एक एग्रीकल्चरिस्ट दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट को यहां पर बेचता है, चाहे पूरा का पूरा कैश में ट्रांजैक्शन क्यों ना कर रहा हो, तो उन्हें यहां पर छूट दी गई है, उन पे कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेगा। पर यहां पर ध्यान रखना है जो एग्रीकल्चरिस्ट है दोनों एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिए, दोनों की इनकम एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, तो ही उन्हें यहां पर छूट मिलेगी। अदरवाइज यहां पर अगर कोई बिजनेस पर्सन है कोई एग्रीकल्चरिस्ट से ले रहा है या दे रहा है तो उस केस में यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप बायर सेलर में दोनों अगर एग्रीकल्चर है तो यहां पर कितना भी कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे प्रॉपर्टी लेन देन में तो यहां पर छूट दी गई है सर। बट ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में होता है। मोस्टली यहां पर जो एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होता है और एक एग्रीकल्चरिस्ट होता है, उन दोनों के बीच में यहां पर लेन देन अगर 19,999 से ज्यादा क्यों ना हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड के रिलेटेड भी क्यों ना हुआ, तो यहां पर आपको जो है इनकम टैक्स से नोटिस आ जाता है अगर आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो सर। उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो भी यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, या आप कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं तो भी यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। ये सभी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होती है और यहां पर 269 SS जो है यहां पर लागू होता है। और इसमें अगर आप कैश में अगर ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो यहां पर आपको 271D की जो है पेनल्टी यहां पर लग सकती है सर। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल उठ के आता है कि सेक्शन 271D के अंदर क्यों यहां पर सेलर पे पेनल्टी लगाई गई है, क्यों यहां पर बायर पे पेनल्टी नहीं लगाई गई है? बिकॉज यहां पर सरकार चाहती है कि सेलर को यहां पर जो है एक्सेप्ट नहीं करना है। जब भी ये ट्रांजैक्शन हो अपनी प्रॉपर्टी बेचे तो यहां पर अमाउंट रिसीव नहीं करना, बिकॉज बायर तो यही करेगा कि यहां पर कैसे भी करके कैश में पेमेंट कर दे ताकि उसके पास जो पड़ा हुआ कैश है वो यहां से उससे चला जाए। लेकिन सेलर को यह ध्यान रखना है कि यहां पर 19,999 से ज्यादा आपको कैश में नहीं लेना। अगर सेलर ऐसा कर देता है तो उस पर यहां पर पेनल्टी लगाई गई है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेलर पे पेनल्टी लगाई गई और बायर पे यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज के पूछ सकता है आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बिकॉज यहां पर जो बायर है अगर उसकी सोर्स ऑफ इनकम जेन्युइन नहीं हुई तो वो भी यहां पर जो है फंस सकता है, उसको भी यहां पर जो पेनल्टी लग सकती है सर। तो ध्यान रखिएगा सेलर और बायर दोनों को यहां पर दिक्कत आ सकती है अगर वो कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं। अब आइए बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर देते हैं या फंस जाते हैं तो उस केस में यहां पर क्या आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है वो हम आपको बताने वाले हैं सर। सबसे पहले यहां पर आप कभी भी प्रॉपर्टी अगर सेल या परचेज करते हैं तो कभी भी कैश में ट्रांजैक्शन मत करिए। हो सके उतना 20,000 से ज्यादा का आप कैश में ट्रांजैक्शन मत करिए, सबसे पहले उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी यहां पर आपसे अवॉइड नहीं होता, आपने सेल ट्रांजैक्शन या तो कर दिया या आपको करना ही है, तो उस केस में यहां पर क्या हो सकता है सर, यहां पर आपको रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने यहां पर कैश ट्रांजैक्शन कर दिया 5 लाख 10 लाख 20 लाख का यहां पर आपने कैश में दे दिया, उस केस में यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ गई, रजिस्ट्रार ने यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जो आपने ट्रांजैक्शन किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के अंदर आपको 100% यहां पर जितना भी आपने कैश पे किया 20,000 से ज्यादा आपको यहां पर 100% की पेनल्टी लगा के दे देगा सर, सो कॉज नोटिस के साथ। तो यहां पर अगर उस नोटिस से बचना है तो यहां पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या या ऐसा कोई रीजन है जिसके वजह से आपने ये कैश ट्रांजैक्शन किया है। समझ लीजिए एक केस है, समझ लीजिए जहां पर मेडिकल यहां पर सिचुएशन आ जाती है, जहां पर यहां पर जो है मेडिकल खर्चा आ जाता है, कोविड के थ्रू एक मेडिकल इमरजेंसी अगर आ गई, यहां पर 10 लाख की इमरजेंसी मेडिकल आ गई उस पर्सन को जिसके पास प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और रेडी कैश कहीं पर अवेलेबल, चेक अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में अगर किसी के पास है यहां पर कैश अवेलेबल है और वो जेन्युइन सोर्स है और अगर उससे उसने ले लिया और मेडिकल के खर्चे दिखा दिए, मेडिकल की जितने भी जो पेमेंट थी वो यहां पर अगर प्रूफ के साथ दिखा दिए, तो उस केस में वो बच सकता है। उस केस में सेक्शन 271D की पेनल्टी यहां पर नहीं लगेगी अगर वो अपील में जाता है तो सर।
उसी के साथ साथ अगर यहां पर कोई लोन रिपेमेंट करना है अर्जेंट है तो उस केस में भी यहां पर एक रीजन हो सकता है जहां पर आपको 271D की पेनल्टी नहीं लगेगी सर। तो यहां पर आपको अपील में जाना होगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एंड यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि यहां पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यहां पर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करें जितना भी आपने यहां पर पेमेंट रिसीव किया है सेलर ने, वो यहां पर दिखाई दे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। 48 लाख अगर चेक में दिया है और 2 लाख अगर आपने कैश में दिया तो ये पूरा का पूरा पेमेंट आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर शो करें। इससे यहां पर यह मजबूत हो जाता है कि यहां पर आप कोई भी टैक्स इवेजन नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा यहां पर आपने प्रूव कर दिया कोई भी टैक्स इवेजन नहीं कर रहे हैं तो यहां पर आप पेनल्टी से बच सकते हैं सेक्शन 271D से, ताकि आपका केस जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि हम यहां पर कोई भी टैक्स का इवेजन नहीं कर रहे हैं तो यहां पर पेनल्टी हम पे नहीं लगाई जाए और आप अपील यहां पर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं सेल परचेज में तो कैश में ज्यादातर यहां पर आप मत करिएगा, आप यहां पर चेक से ही करिए। और अगर आपके पास कैश पड़ा है तो सबसे पहले बायर को यहां पर ध्यान रखना अपने बैंक अकाउंट में कैश डाले, अगर वो जेन्युइन है तो उसके बाद यहां पर चेक जो है वो यहां पर सेलर को दे। उससे ये होगा कि रजिस्टर आपके इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देगा। एंड आपका जो कैश है भले ही आपकी बैंक आपका कैश के ट्रांजैक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे, बट अगर आपका कैश जो है जेन्युइन सोर्स से है तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास उसका प्रूफ है कि आपके पास ये पैसा कहां से आया है, बिजनेस पर्पस से आया है, कहां से आया है, वो आपके उसके पास प्रूफ है, तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज यहां पर सेलर और बायर दोनों को यहां पर दिक्कत आने वाली है अगर आपका जेन्युइन सोर्स नहीं है और यहां पर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर देते तो। सो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं और वीडियो के एंड में हम यही कहना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन मत करिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस यहां पर आ सकती है और आपको 100% की पेनल्टी यहां पर लग सकती है। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।